हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम BHIC 104 जो कि है मध्यकालीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आइए हम उन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है इस्लामिक विश्व में सूफी आंदोलनों और सूफी तरीकों के उदय पर एक टिप्पणी लिखिए। ये आपके एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और काफ़ी बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन 20 नंबर में पूछने का मतलब है इसे कम से कम आप 500 शब्दों में लिखने का आप प्रयास करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है इस्लामिक विश्व में सूफी आंदोलनों और सूफी तरीकों के उदय पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, इसमें हम जो बताएंगे आपको, तो जिसमें सूफी लोग जो थे उनका नाम आप नोट डाउन करते जाइएगा। वह किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव करते थे, ठीक है, उनके तरीकों पर जो है एक टिप्पणी लिखना है और 20 नंबर का पूछता है जिसे आपको 500 शब्दों में लिखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप लोग को इन क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए कम टाइम में, ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप इसे अच्छे तरीके से लिख पाए। तो आइए जानते हैं। तो हम बताएं कि सूफी जो बताएंगे नाम, तो इसका नाम जो है आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि एग्जाम में ये सूफी आपको लिखने में परेशानी याद रहे, लिखने में परेशानी ना हो। देखिए, सूफी आंदोलन का उदय। इतिहासकारों का सूफी आंदोलन के उदय के बारे में अलग अलग मत है। तो इतिहासकार का जो है अलग अलग मत है सूफी आंदोलन के उदय के बारे में। हालांकि प्रसरण संन्यास सिद्धांत इनमें से सबसे ज़्यादा मान्य है। तो इसमें प्रसरण संन्यास सिद्धांत जो है सूफी आंदोलन में जो है सबसे ज़्यादा मान्य है इतिहासकारों के बीच। यह मान्यता के अनुसार जैसे जैसे इस्लामी साम्राज्य का विस्तार हुआ, मुसलमानों का झुकाव बुनियादी या दुनियावी क्षेत्रों में जो है चीज़ों में ज़्यादा होने लगा और वे आत्म केंद्रित होने लगे। 8वीं सदी के बाद से सूफी इस्लाम की निर्मलता को वापस स्थापित करने के प्रयास में जुटने लगे। इस्लामी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार जब तक मोहम्मद जीवित थे तब तक इस्लाम के संदेश शुद्ध और मौलिक थे, लेकिन जब मदीना में इस्लामी राज की जड़ें जमने लगी, इस्लाम भी निश्चित रूप से दूर दूर तक फैलने लगा। कुछ समय बाद मुसलमान धीरे धीरे राज्य और प्रशासन की सांसारिक गतिविधियों में उलझने लगे, जिसने इस्लाम की मौलिकता और पवित्रता को खत्म करना शुरू कर दिया। क्योंकि इस्लामी समाज शिया और सुन्नी के सांप्रदायिक कलह में फंस गया था। ह्यूज के अनुसार, एक इतिहासकार है ह्यूज, इसके अनुसार आप इसे नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। ह्यूज के अनुसार शुरुआती मुस्लिम संन्यास ने मुस्लिम समाज के तेज फैलाव को एक प्रमाणिक प्रति उत्तर पेश किया। सूफीवाद नए साम्राज्य के भौतिकवाद के विपरीत एक अलग दुनिया के परलौकिक जवाब की तरह विकसित हुआ और रूपायित होने लगा। देखिए, अब सूफी का नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में आए तो सूफी का नाम याद रहे, ताकि आप अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। यदि नाम लिखिएगा तो अच्छा नंबर आएगा। एक सूफी था हसन अल बसरी, ठीक है, हसन अल बसरी। इसका टाइम पीरियड था 642 से 728 एडी में, ठीक है, टाइम पीरियड 642 से 728 एडी में। को 8वीं शताब्दी के एक क्रांतिकारी धर्म उपदेशक और विद्वान के तौर पर जाना जाता है। वे लोगों को गुनाह से परहेज करने और पवित्र जीवन बिताने के लिए काफ़ी उत्तेजक भाषण दिया करते थे। वे अपने शिष्यों से भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव छोड़ने को कहते थे। हसन अल बसरी के अनुयायियों की संख्या काफ़ी थी, जिन्होंने उनके आध्यात्मिक विचारों को अपनाया और अपने आप को सांसारिक दुखों से दूर किया। 750 एडी में उमय्यदों के पतन के बाद एक
शासन था, इसके पतन, उमैयदों के पतन के बाद जो हुआ है, पतन के बाद बगदाद में सूफी विद्वानों का एक गुट जो है उभरा, जिसे अब बगदाद स्कूल कहते हैं। तो इसे बगदाद में जो है एक स्कूल के नाम से जाना जाता था। बशीर इब्न उल हरीथ, आप याद रखिएगा, बशीर इब्न उल हरीथ, सरी शक्ति और जुनेद बगदाद के सूफी पंथ के तीन नगीने थे। तो कौन कौन था? बशीर इब्न अल हरीथ, सरी शक्ति और जुनेद। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सूफी लोग का। तो बगदाद के सूफी पंथ थे और तीन नगीने थे। जुनेद को उसके चाचा सरी शक्ति ने शिक्षा दी। तो जुनेद को जो शिक्षा किसने दी थी? उसके चाचा सरी शक्ति ने दिया था। बिस्तानी और अल हलाज जो है, इसको कहा जाता था प्रभक्त सूफी धारा के प्रतिनिधि कहा जाता था। के उलट जुनेद ने बगदादी सूफीवाद की सौम्य परंपरा का अनुसरण किया। जुनेद ने ईश्वर से मिलन का अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने स्वार्थों और प्राकृतिक इच्छाओं को त्यागने तथा अपने अस्तित्व को मिटा देना, मतलब फना कर देना, ठीक है, फना करने का मतलब है मिटा देने की वकालत की। अल हलाज से अलग जुनेद ने सीरिया के निर्देशों की कभी अवहेलना नहीं की। उन्होंने पूरे समुदाय के प्रति क्षमाशील और उदार रहने तथा सीरिया के मामलों में पैगंबर मोहम्मद का अनुकरण करने पर जोर दिया। देखिए सूफी तरीकों का प्रचार किस तरह से होता था वो देखिए। थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं। देखिए सूफी तरीका का प्रसार 12वीं सदी में तरीका कहे जाने वाले संगठित सूफी संप्रदायों में आध्यात्मिक जीवन का धीरे धीरे परिष्करण होने लगा। रोजमर्रा के झंझटों से दूर अपेक्षाकृत छोटी जगहों पर स्थित, जिसे कहा जाता था जावियास के केंद्र बड़े भवनों वाले आराधना स्थलों में बदलने लगे। तरीके के भीतर सूफी समुदाय में जीवन व्यवस्थित था और वह एक स्वप्नावत सूफी नेतृत्व द्वारा निर्धारित नियमों से संचालित होता था। कदरिया, आप नाम याद रखिएगा, कदरिया, सोहरावर्दिया, चिश्तिया, कुबराविया, नक्शबंदिया और सूफिया शुरुआती बड़े सूफी सिलसिले थे। तो ये सब सूफीवादी थे, सूफी संत थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो 13वीं और 15वीं सदी के बीच अस्तित्व में आए थे। कदरिया सिलसिला बगदाद में, नक्शबंदिया मध्य एशिया में, ये सब जो था कहाँ का था? देखिए कदरिया जो था ये बगदाद में सूफी का काम करते थे। नक्शबंदिया जो है ये मध्य एशिया में प्रचार करते थे। साजिलिया जो है उत्तरी अफ्रीका में प्रचार करते थे और साफिया जो है अनातोलिया में वजूद में आए थे। वे बाद में बहुत बड़े भूक्षेत्र में फैल गए और फलने फूलने लगे। 16वीं सदी में ओटोमन नक्शबंदी सिलसिले के पक्के समर्थक थे और ईरान में सफावी सूफी पीर और बादशाह दोनों होते थे। मुगल हालांकि ज़्यादातर तटस्थ रहे, लेकिन वे नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी भी थे। 17वीं शताब्दी में मुगलों और ओटोमनों के राजनीतिक अभिजात वर्ग में नक्शबंदी तरीका का भी प्रभाव था, इसलिए चिश्तिया और कदरिया सिलसिलों से उनकी झड़पें हुई। इसे नक्शबंदी प्रतिक्रिया कहा जाता है। अंत में सफाविदों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई, जिन्होंने इसे निष्प्रभावी कर दिया और हुर्फी तथा नुक्तवी सिलसिलों का प्रतिबंध कर दिया। तो देख लिए कि इस्लामिक विश्व में सूफी आंदोलन किस तरह से विकास हुआ, कौन कौन से सूफी प्रमुख थे। आप इसे एक बार में समझ में नहीं आता तो एक बार और देखिए वीडियो को, तो हो सकता है कि आपको नाम याद रहे और इस कौन कौन सूफी संत किस क्षेत्र में काम कर रहे थे याद रहे, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई परेशानी ना हो। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन है कि मध्यकालीन यूरोप में व्यापारिक समुदाय पर एक टिप्पणी लिखिए। तो मध्यकालीन यूरोप में जो है जो व्यापारिक समुदाय था इस पे एक टिप्पणी लिखना है, जो आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाता है। 10 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम इसे आप 250 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मध्यकालीन यूरोप में व्यापारिक समुदाय किस तरह से फल फूल रहा था, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, व्यापारिक और वाणिज्यिक लेन-देन की वृद्धि होने से व्यावसायिक गतिविधियां और उसके जुड़े व्यक्ति प्रोत्साहित हुए। सामान के लेन-देन के साथ-साथ इन व्यक्तियों ने साहूकारों, फाइनेंसरों, सराफ, ब्रोकरों, बैंकरों, वाणिज्यिक एजेंटों इत्यादि के रूप में भी काम किया। तो व्यापारिक लोग किन किन के रूप में काम किया था यूरोप में? तो साहूकार के रूप में, फाइनेंसरों के रूप में, पैसा देने के रूप में, सराफ के रूप में, ब्रोकर जमीन की खरीद बिक्री के रूप में, बैंकर के रूप में, वाणिज्यिक एजेंटों के रूप में भी काम किया था। देखिए, बड़े साहूकार ज़्यादातर समय इन सारे कार्यों को अपने कारोबार में रखते थे, जबकि इनमें से कुछ खुद को केवल अपने किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रखते थे। ऐसी विशेषता मध्यकाल के अंत तक धीरे-धीरे उभर कर सामने आई। स्थानीय स्तर पर लेन-देन सीधे तौर पर उत्पादकों के हाथ में था, इसलिए भिक्षु, मछुआरे, किसान और जमींदार अंशकालीन व्यापारी थे। यद्यपि व्यापार में वृद्धि होने पर यह व्यापार उद्यमी व्यापारियों के नियंत्रण में आ गया। अब जानते हैं किस क्षेत्र में कौन सा व्यापारी ज़्यादातर प्रमुख रहा था। देखिए, अर्मीनियाई में जो है 1699 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल ने कहा था कि अर्मीनियाई संभवतः दुनिया के सबसे पुराने व्यापारी हैं। उनकी बात में अतिशयोक्ति नहीं लगती। वस्तुतः प्राचीन काल से लेकर पूर्व आधुनिक युग के अंत तक अर्मीनियाई व्यापारी समुदाय यूरेशियाई क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर महाद्वीपीय व्यापार में संलग्न थे। यहूदी लोग भी व्यापार करते थे। देखिए, यहूदी व्यापारी समुदायों ने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस्लामी इतिहास के आरंभिक शताब्दियों में यहूदी समुदाय लगभग हर शहर में पाए जाते थे और ये यहूदी इस्लामी राज्य की परिधि से बाहर होने वाले व्यापार में भी हिस्सा लिया करते थे। तीसरा है करीनी व्यापारी। देखिए, काहिरा गेनिजा के दस्तावेजों से जहां एक और 11वीं और 12वीं शताब्दियों में लंबी दूरी के व्यापार करने वाले व्यापारी समुदाय के बारे में कई प्रकार की जानकारियां मिलती है, वहीं करीम नाम से प्रसिद्ध विनिमयकारी जो थे वो किस तरह के थे, आइए उसको भी देखते हैं। देखिए, आर्थिक संगठन पर कुछ रोशनी डालते हैं। मिस्र के स्रोतों में लाल सागर के करीमी व्यापारियों को हिंद महासागर के मसाला व्यापारी में सक्रिय रूप से संलग्न बताया गया है। 4 है एशिया और यूरोप के कुछ अन्य व्यापारी समूह। मध्यकाल में पूरी दुनिया में व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई, जिसके कारण अर्मीनियाइयों और यहूदियों के अतिरिक्त कई अन्य व्यापारिक समूह और समुदाय उभरे। सोगोदियाई जो इसमें प्रारंभिक में उभरा था। व्यापारी आरंभिक मध्य युग का एक प्रमुख समुदाय था। तो देख लिए 2 क्वेश्चन। आने वाला वीडियो में आपको ये लैटिन अमेरिका में इका व्यवस्था के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप लोग का इन क्वेश्चनों का कम टाइम में रिवीजन हो जाए। 15-16 मिनट में 2 क्वेश्चन यदि आप देख लेते हैं तो हो सकता है कि यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप समझ लेने के बाद आप खुद से भी इसे बना के लिख पाइएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।